हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडलीज यूट्यूब चैनल। मैं सीए नेहा बंसल आपका स्वागत करती हूँ गाइडली के इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर आप सभी JAIIB प्रिपेरेंट्स के लिए, सारे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही खूब अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए एक चुनिंदा सरप्राइज ही मान लीजिए। अब तक हमने गाइडली पर इस यूट्यूब के थ्रू हमारा पूरा सिलेबस कवर किया था, करेक्ट। डेली आपको वीडियोस मिल रहे थे, चैप्टर वाइज कवरेज हो रहा था। इनफैक्ट आपको कुछ कुछ एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करवाए गए हैं पर चैप्टर। तो आज हम लेकर आए हैं एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस, यानी कि कंसोलिडेटेड एमसीक्यूज आपके एग्जामिनेशन के लायक, जो कि आपके पास एग्जामिनेशन से लिए गए हैं, कुछ कुछ आपके मॉड्यूल से लिए गए हैं, कुछ कुछ आपके सिलेबस के अंदर से घुस घुस के चुनिंदा सिलेक्ट किए गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इन एमसीक्यूज की। तो ये हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे ऑन गोइंग। देखिए, अब आपके एग्जामिनेशंस को ज़्यादा टाइम तो नहीं रह गया है, तो जितना भी टाइम हमारे पास है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ना एक बात है, लेकिन अल्टीमेटली एग्जामिनेशंस में आपको एमसीक्यूज ही फेस करने हैं। तो हम साइड बाय साइड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करेंगे। इसे कहा जाएगा स्मार्ट वर्क, क्योंकि एमसीक्यूज के दौरान आपको कुछ टिप्स दी जाएंगी, कुछ स्मार्ट वर्क के आइडियाज दिए जाएंगे। बिकॉज सिंस वी आर ह्यूमंस, हम हर कुछ पूरा लर्न कर सकते हैं ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर एमसीक्यूज में कुछ अलग अलग स्ट्रैटेजीज के थ्रू आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको उसे एज करना है। तो यहाँ पर हम ये टारगेट लेके चलते हैं 75 प्लस का, किस तरह से हम एएफएम में ये स्कोर लेकर आएंगे एंड कैसे हम अपने बाकी सब्जेक्ट्स को भी मैनेज करेंगे साइड बाय साइड। तो आइए शुरुआत करते हैं एएफएम के एमसीक्यू से, जो कि काफी सिलेक्टेड है, चुनिंदा है। तो डेली बेसिस पे कुछ 30-40 एमसीक्यूज डिस्कस होंगे, जो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। एंड एक बार प्लीज थम्स अप दे दीजिए अगर मेरी ऑडियो वीडियो अब तक क्लियरली पहुंच पा रही है। ओके फाइन। आइए शुरुआत करते हैं। पहला एमसीक्यू, under the diminishing balance method depreciation amount will dash। पहले बात तो ये बता दीजिए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता कौन सा है। अब यहाँ पर जाहिर बात है कि क्योंकि हम सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें, तो मैं एक एक कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊंगी इन डेप्थ। हाँ, अगर कोई ऐसा चीज दिखेगी जो कि वर्थ नोटिंग होगी, वर्थ एक्सप्लेनिंग होगा, तो हम टाइम की परवाह नहीं करेंगे और उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। बट इस कॉन्सेप्ट से आप लोग बहुत वेल अवेयर हैं। ये एक मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन होता है, डिमिनिशिंग बैलेंस। एक होता है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें आप इस वैल्यू पर एक फिक्स परसेंटेज हमेशा चार्ज करते रहेंगे और ये वैल्यू आप चेंज नहीं करेंगे। डिमिनिशिंग वैल्यू होती है कि पहले ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करके जो वैल्यू बचती है उस पर चार्ज करना है, फिर उसके बाद जो वैल्यू बचती है उस पर चार्ज करना है, ठीक है। तो डिमिनिशिंग बैलेंस की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको अपना करेक्ट आंसर दे देगी। डेप्रिसिएशन अमाउंट विल डैश। क्या वो आपको हर साल इंक्रीजिंग अमाउंट देने वाला है? बताइए प्लीज, क्योंकि ये एमसीक्यू है। आई वुड लव योर इंटरेक्शन, जिससे कि मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। ऑप्शन टू says not remain constant every year and ऑप्शन सी says decrease every year। तो मुझे जहां तक लग रहा है ऑप्शन टू तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नॉट रिमेन कांस्टेंट एवरी ईयर, कि हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम नहीं होगा। अब यहाँ पर आप एक स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। आप वो सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें आपको पॉइंट नंबर टू दिखे। वन एंड टू मतलब ये हो सकता है, वन एंड थ्री यानी ये नहीं हो सकता, टू एंड थ्री ये भी हो सकता है, वन टू एंड थ्री ये भी हो सकता है। जिसमें टू है हमने उन्हें सिलेक्ट कर लिया। अब हमारी चॉइसेस रह गई हैं 75%, क्योंकि हमें अब तीन ऑप्शंस में से ही करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। तो आइए देखते हैं दूसरा क्या होगा। डेप्रिसिएशन अमाउंट विल डैश। क्या ये अमाउंट हर साल बढ़ने वाला है? एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, 1 लाख की मशीनरी लेके चल लीजिए। 1 लाख पे पहले 10% डेप्रिसिएशन लगाया, वो 90,000 की बची। उसके बाद 90,000 पे 10% लगाया, तो 9,000 लेस होंगे, वो 81,000 की बची। तो क्या डेप्रिसिएशन का अमाउंट बढ़ा? सो वन तो नहीं होना चाहिए। जिसमें वन है वो हो जाएंगे एलिमिनेट, यानी ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन डी नहीं हो सकता। क्या आपको अपना करेक्ट आंसर मिल चुका है? करेक्ट, दिस इज ऑप्शन सी। तो इसी तरह से आपको स्मार्ट वर्क के साथ एमसीक्यूज को टैकल करना है। हड़बड़ी में कोई भी रॉन्ग ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं गलती जहां पर उन्हें मैक्सिमम ऑप्शंस दिख जाते हैं, या तो ऑल ऑफ द अबव देख के कर देंगे टिक, या फिर जिसमें वन टू एंड थ्री लिखा होगा वैसे ऑप्शंस को वो चूज कर लेंगे। तो ये आपको गलती नहीं करनी है स्टूडेंट्स, ओके। आप क्वेश्चन अगला देखते हैं।
The spot exchange rate and the forward exchange rate differ by dash. स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट में किस चीज का फर्क होता है? लोकेशन ऑफ द ट्रेड, टाइप ऑफ ट्रेडर, टाइप ऑफ करेंसी, टाइमिंग ऑफ द एक्चुअल करेंसी एक्सचेंज। करेक्ट। पूरा खेल यहाँ पर टाइमिंग का है, स्पॉट यानी आज का, फॉरवर्ड यानी आगे आने वाला रेट। करेक्ट। सो आंसर इज ऑप्शन डी। वेल डन। अगर आपने ऑप्शन डी ही सिलेक्ट किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ 14% कंपाउंडिंग क्वार्टरली ऑन इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट इज डैश। अब ये क्या चीज है और ये कैसे पता चलेगी? बताइए। पहली बात तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर इजीली, अगर आपको कोई फॉर्मूला के थ्रू नहीं जाना है तो कैलकुलेटर्स मौजूद हैं आपके पास, खोलिए उन्हें। उसमें आप डालिए 100। 100 में आप सबसे पहले 14% एक बार ऐड कीजिए, तो ये हो गया आपके क्वार्टर का पहला 14%, राइट। एंड उसी तरह से यू गो ऑन एडिंग 14% ईच टाइम। तो ये हो जाएगा रॉन्ग स्टूडेंट्स, क्योंकि 14% कंपाउंडिंग क्वार्टरली है। इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट आपको फाइंड करना है। आपको 14 डिवाइड बाई 12 करके पहला मंथली इंटरेस्ट रेट लाना है, इंटू 3 करके उसे क्वार्टरली बनाना है और उसे 3 बार इसमें ऐड करना है। समझे? उसके बाद आपको मिल जाएगा अपना आंसर विच इज 14.75। करेक्ट। ये थोड़ा सा कैलकुलेटेड था, लेकिन इसमें मार्क्स गंवाना बिल्कुल भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके। नेक्स्ट, X invested rupees 1 lakh in a bank FDR at 6% per annum for 1 year. If interest is compounded on half yearly basis, the amount payable shall be dash. Dash. क्या होगा इसमें अगर इंटरेस्ट सेमी एनुअली कंपाउंड होता है तो? ये आंसर मैं चाहूंगी कि आप लोग मुझे दें। बताइए प्लीज। बहुत इजी है, देखिए। 6% पर एनम, 6% पूरे साल का है। आपको हाफ ईयरली पर देखना है, तो यानी कि 6 महीने का कितना होगा? 3%। पहले आप 1 लाख में 3% ऐड करेंगे, फिर जो आपको आएगा आउटपुट, आप उसमें 3% ऐड करेंगे, एंड हियर यू गो, आपको मिल जाएगा ऑप्शन डी वाला फिगर। क्लियर? ये भी कैलकुलेटेड था, लेकिन बहुत बहुत इजी था। The price at which one can enter into a contract today to buy or sell a currency 30 days from now is called dash. ये थियोरिटिकल है लेकिन बहुत इजी है। देखिए, जो क्वेश्चंस मुझे खुद को ट्रिकी लगेंगे ना, मैं आगे से आपको बोलूंगी उन्हें स्टार मार्क करने की। अब तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं लगा है, क्योंकि अब तक के जो भी क्वेश्चंस है वो एकदम बेस लेवल के हैं। आपने उन सभी को डील किया हुआ है। हमने जब इसे पढ़ा था तब भी हमने देखा था, एग्जाम्पल के साथ देखा था, राइट। इसका आंसर क्या होगा? आज से 30 दिन बाद की बात हो रही है, यानी फ्यूचर की बात हो रही है, तो कौन सा यहाँ पर रेट होने वाला है? उसे कहा जाएगा फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। करेक्ट। नेक्स्ट, इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड द मशीनरी अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 60,000। ठीक है। 1 अप्रैल को आपकी मशीनरी का बैलेंस था 60,000। मशीनरी बिकती है September 30 के अगले साल के September 30। समझ रहे हैं आप? मैं यहाँ पर डेट लिख देती हूँ, फर्स्ट, वेट, 1 अप्रैल 19। ओके। इस टाइम पे आपकी मशीनरी थी 60,000। फिर एक पहला ईयर एंड आएगा आपका 31 मार्च 2020। ओके। उसके बाद आएगा 30 सितंबर 20। करेक्ट। तो ये 3 टाइम फ्रेम्स आपको दिख गए। तो यहाँ पर थी 60,000 और इस दिन पर ये मशीनरी बिकती है 30,000 में। क्लियर? The company charges depreciation at 20% per annum on diminishing balance method। 20% का डिप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है इस वैल्यू पे पहले, उसके बाद जो बचेगी उस पे 20%। तो इस एक साल, इस 12 महीने में कितना डिप्रिसिएशन लग चुका होगा? 20% ऑफ 60,000, राइट। कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल कीजिए, 12,000 आएगा। उसे डिप्रिसिएशन को लेस करके आपको मिल जाएगी मशीनरी की रिमेनिंग वैल्यू 48,000। अब अगला डेप्रिसिएशन जो लगेगा ना, वो लगेगा आपको 48,000। लेकिन क्या अब वो आपको पूरे साल का लगाना है या फिर 6 महीने का? अब आप उसे लगाएंगे सिर्फ 6 महीने के लिए, राइट। तो 48,000 पे आप लगा दीजिए 10%, क्योंकि 20 का आधा होता है 10। तो वो बचेगा आपका 4,800। 48,000 में से जैसे आप 4,800 लेस करते हैं,
आपको मिल जाएगी अपनी रिमेनिंग वैल्यू। क्लियर? और इस वैल्यू की मशीनरी को आपने बेचा है 30,000 में। तो यहाँ पर क्लियरली आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है? 13,200। क्लियर? ये भी कैलकुलेटर था लेकिन बहुत इजी टू टैकल था, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हमने इसमें नहीं देखी, राइट? नेक्स्ट, विच वन इज द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? आपकी डबल एंट्री सिस्टम किस चीज को फॉलो करती है? अगेन, इसमें आप लोगों को मेरी हेल्प की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सामने से आपको आंसर देना है एंड यस यू आर राइट। आंसर इज ऑप्शन सी। रिसीवर इज डेबिट एंड गिवर इज क्रेडिट। हमने कुछ तीन रूल्स देखे थे जर्नल एंट्रीज करने के। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये तीनों उसके रूल्स थे। अगर आपने नहीं देखा है या अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो जाइए अपने चैप्टर 1, 2 या 3 में से, जिसको हमने कल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इससे पहले ये भी जानकारी दे दूं आपको कि हमारे पेड कोर्सेज हैं जिसमें क्रैश कोर्स चल रहा है फिलहाल। क्रैश कोर्स में आपका पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा विद इन 20 days। ऑल चैप्टर्स, ऑल टॉपिक्स, द रेलिवेंट वंस। क्योंकि अब टाइम नहीं है कि हम एक एक चीज को इन डेप्थ जाकर देखें। हाँ, लेकिन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए जेन्युइनली रेलिवेंट है उन्हें देखा जाएगा। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज एनरोल कर दीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है। ओके, तो यहाँ पर आंसर मिल चुका है आपको ऑप्शन सी, बिकॉज बाकी तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट वन। The rate of interest on a sum of money is 4% per annum for the first 2 years, 6% per annum for the next 4 years, and 8% per annum for the period beyond 6 years. ये थोड़ा अजीब रेट है कि पहले 2 साल तक का रेट अलग चल रहा है, उसके बाद अगले 4 साल तक का रेट अलग चल रहा है और उसके बाद का रेट अलग चल रहा है, राइट? ठीक है। If the simple interest accrued by the sum for a total period of 9 years is 1680, तो sum क्या होगा? तो यहाँ पर आपको ना इसे स्टार मार्क करना है बिकॉज ये रिवर्स वर्किंग पे चलेगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, राइट? तो यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, आई मीन सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट दे दिया गया है, प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया है लेकिन इस तरह से दिया है, इतने दिनों का इतना, इतने दिनों का इतना, इतने दिनों का इतना, करेक्ट? और टाइम आपको दे दिया गया है 9 years, करेक्ट? तो अब यहाँ पर आपको उसे पुट करके लेकर आना है अपना प्रिंसिपल। तो ठीक है, कैसे करेंगे आप इसे बताइए, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। प्लीज टेक योर टाइम, आई नो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट है, कैलकुलेटर से अपनी उंगलियां घुमाइए और लेकर आइए इसका आंसर। करेक्ट। तो आप लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अपने करेक्ट आंसर पे, जो कि है 3000। 3000 रुपीज को अगर इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट लाया जाए तो आपको मिल जाएगा उसका 1680। जैसे कि 3000 फॉर फर्स्ट 2 years एट द रेट 4%, एक अमाउंट देगा। फिर 3000 एट द रेट 6% फॉर 4 years, ये एक अमाउंट देगा। फिर 3000 फॉर हाउ मेनी मंथ्स, बियॉन्ड 6 years की बात हो रही है और हमने 9 years के लिए करा इन्वेस्ट। हम ऑलरेडी 6 साल ले चुके हैं, 4 + 2, करेक्ट? अब बचने हमारे पास 3 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिख रहा है यहाँ पे? 8%। तो इसका एक अमाउंट आएगा, ठीक है? इन तीनों अमाउंट्स का टोटल है 1680। प्लीज चेक कर लीजिए। क्लियर? Next one. The KYC guidelines take into account the recommendations of an international financial task force. अब जो आपकी FATF है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये देखिए थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसे भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं। तो अब जो आपकी KYC गाइडलाइंस है वो कौन कौन सी रिकमेंडेशंस लेती हैं FATF की? अगर आप ये नहीं जानते हैं, नो वरीज, चांसेस है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आप स्टक फील करेंगे, लेकिन
हमें इसे स्टार मार्क करना है और आगे के लिए इसे एज अ चैलेंज रखना है कि एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। तो अब अगर हमें इसमें ब्लफ करना है, चलिए तुक्का ही मारना है, नहीं आता है, तो तुक्का मारने में भी आपको स्मार्ट टेक्निक यूज करनी है। क्या करेंगे आप? सारे ऑप्शंस रीड करेंगे। ऑन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स, ऑन कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, ऑन मैनिपुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस। ये सारी चीजों के लिए क्या गाइडलाइंस दी गई थी? नॉट सारी चीजों के लिए। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3। देखिए इसमें तीन ऑप्शंस में 1 इंक्लूडेड है, तो चांसेस है कि शायद 1 हमारा ऑप्शन हो सकता है, राइट। इसी तरह से आपको अगर तुक्का मारना है तो भी थोड़ा स्मार्ट वर्क करना होगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को नहीं करना है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1 and 2, यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स एज वेल एज कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, इन दोनों चीजों के लिए गाइडलाइंस दी गई थी बाय FATF, करेक्ट। नेक्स्ट वन, स्लीपिंग पार्टनर आस्क्ड द बैंक टू स्टॉप ऑपरेशन। स्लीपिंग पार्टनर ने एक इंस्ट्रक्शन दिया है बैंक को कि ऑपरेशंस रोक दिए जाएं। अगले दिन वो आता है कि वो मैंने गलती से दे दिया था इंस्ट्रक्शन, प्लीज उसे रिवर्स कर दो। अब क्या बैंक ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता? ऑप्शन ए बोलता है बैंक कैन अलाउ ऑपरेशंस इफ ही गिव्स इन राइटिंग, अगर वो लिख के दे देगा तो बैंक मान जाएगा। ऑप्शन बी बोलता है इफ ऑल द पार्टनर्स मेक अ रिक्वेस्ट, अगर सारे पार्टनर्स आके बोलेंगे तो मानेगा। ऑप्शन सी बोलता है बैंक कैन नॉट अलाउ, बैंक मानेगा ही नहीं। ऑप्शन डी बोलता है एनी ऑफ द अबव। सबसे पहले तो आप ऑप्शन डी को हटाइए। एनी ऑफ द अबव नहीं हो सकता, कि कुछ एक स्ट्रैटेजी, कुछ एक गाइडलाइन तो फिक्स होनी चाहिए जिस पर बैंक को एक्ट करना है, तो ऑप्शन डी इज एलिमिनेटेड। ऑप्शन सी भी नहीं होगा कि बैंक मना तो नहीं करेगा, अगर स्लीपिंग पार्टनर से गलती हो गई है तो उसे सुधारने का ये तो तरीका नहीं है, तो ऑप्शन सी और डी तो एलिमिनेट हो गए। अब बचते हैं ऑप्शन ए और बी। नाउ यू हैव टू आंसर द सेम। यस, आंसर इज ऑप्शन बी। अगर सारे पार्टनर्स मिलकर रिक्वेस्ट करते हैं तब बैंक उसे रिवर्स कर सकता है, करेक्ट। A minor 16 years of age is having an FDR of 10,000 with the bank। एक माइनर है जो 18 साल से कम उम्र का है, उसकी एक एफडी चल रही है 10,000 की। He requested for before maturity payment। उसने कहा एफडी मैच्योर होने से पहले ही उसे ये 10,000 मिल जाए। अब क्या बैंक अलाउ कर सकता है बिफोर मैच्योरिटी पेमेंट? देखिए आप सब वैसे ही बैंकिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इस क्वेश्चन में तो आप लोग का अटकना बनता ही नहीं है। ऑप्शन देखिए और आंसर दीजिए। बैंक कैन एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट ऑफ द माइनर। ऑप्शन बी, बैंक कैन एक्सेप्ट इफ accompanied by another required from the guardian। अगर गार्डियन बोलता है तो मानेगा। ऑप्शन सी, बैंक कैन एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट फॉर लोन एंड नॉट प्रीमेच्योर कैंसिलेशन as that amount to breaking the contract। ऑप्शन डी बोलता है बैंक कैन नॉट एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कि बैंक एक्सेप्ट कर सकता है माइनर की रिक्वेस्ट। नेक्स्ट वन, ये होने वाला है आपका आखिरी क्वेश्चन आज के लिए, राइट। वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज 1,35,000। पहले अब जो जो हम पढ़ रहे हैं उसे हम लिखते रहेंगे साथ साथ में, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला भी लिखेंगे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, वो है आपका 1,35,000। प्लीज अपने कैलकुलेटर्स उठा लीजिए। करंट रेशियो इज 2.5। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, वो है आपका 2.5, ठीक है। लिक्विड रेशियो इज 1.5। लिक्विड रेशियो क्या होता है? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, वो है आपका 1.5। प्रोप्राइटरी रेशियो इज 0.75%, ठीक है, लिख देते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। चलिए फॉर्मूला नहीं पता, नेहा मैम को भी नहीं पता, ठीक है, स्टिल राइट इट। Bank overdraft is 30,000। There are no long-term loans and fictitious assets। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, यानी वो एक आपकी करंट लाइबिलिटी हो गई, दिया गया है। उसके अलावा कोई और लाइबिलिटी नहीं है, कोई और फिक्टिशियस असेट्स भी नहीं है। रिजर्व्स और सरप्लस है 90,000 के, और गियरिंग रेशियो, यानी गियरिंग रेशियो मतलब इक्विटी कैपिटल एंड प्रेफरेंस कैपिटल, उनका रेशियो है 1.2। अब पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन में आपको 100 इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, जरूरी नहीं है वो 100 के 100 आपके लिए रेलेवेंट हो, इसलिए यहाँ पर आपको पैनिक नहीं होना है। आपको ये सब पार्ट पढ़ लेना है पहले ही, कि आपसे कैलकुलेट करवाया जा रहा है करंट एसेट्स,
ठीक है, हो सकता है इन चीजों की जरूरत ही ना पड़े उसमें। ठीक है, तो अब किस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे, करंट एसेट्स तक आप कैसे पहुंचेंगे इसमें, फॉर्मूला में क्या चीजों को आप प्लेस करेंगे, प्लेस करते चलेंगे, बताइए प्लीज। इसमें आपको यूज करनी होगी नॉर्मल बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, जैसे कि करंट, देखिए वर्किंग कैपिटल में आपको दे दिया गया करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। सो साफ मतलब है कि करंट एसेट्स इज इक्वल टू 1,35,000 माइनस करंट लाइबिलिटीज। ये आ गया आपके करंट एसेट्स का फॉर्मूला। फिर करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज भी आपको पता है, तो आप इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। करंट एसेट्स की जगह आप लिखेंगे 1,35,000 माइनस करंट लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 2.5। क्लियर? अगेन इसे आप सब्स्टिट्यूट करते चलेंगे, कैसे करेंगे कि 2.5 इंटू करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 1,35,000 माइनस करंट लाइबिलिटीज। ये बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स चल रही है स्टूडेंट्स। फिर 2.5 करंट लाइबिलिटी माइनस 1 करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 1,35,000। और इससे आपको पता चल जाएगी आपकी करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू की 1.5 करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 1,35,000। तो आपकी करंट लाइबिलिटीज कितनी, 1,35,000 डिवाइड बाय 1.5। उससे जो आपको करंट लाइबिलिटीज की फिगर मिलेगी, उसे आपको सिर्फ इस फॉर्मूला में पुट करना है और आपको मिल जाएंगे अपने करंट एसेट्स विच इज 2,25,000। बहुत सिंपल था। नेक्स्ट वन, इन द प्रीवियस क्वेश्चन क्विक लाइबिलिटीज क्या हो जाएंगी, बताइए। करेक्ट, इट इज ऑप्शन बी 90,000। ओके, और इसी के साथ हमने आज के ये कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। इसी तरह से बने रहिएगा, इन सीरीज में आपको डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ तड़कते भड़कते क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिनसे कि आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा कि एग्जामिनेशंस में हमें क्या फेस करना पड़ सकता है। एंड वहां पर हमें बिल्कुल भी स्टक नहीं होना है, हमें स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क दोनों करना है, राइट। तो आज के सेशन को यहाँ रैप अप करते हैं। प्लीज अगर आपने यूट्यूब के इस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि कोई भी ज़रूरी डिटेल आप मिस ना कर जाएँ, कोई भी ज़रूरी नोटिफ़िकेशन आप मिस ना कर जाएँ। इसी तरह से आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी बहुत कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें यहाँ पर मिल सकती हैं, राइट? तो इस सेशन को यहाँ मैं एंड करती हूँ। गुड बाय, गुड लक, थैंक यू। सी ए नेहा बंसल, साइनिंग ऑफ। हैव अ नाइस डे।